देखिए स्टूडेंट्स, अपने को नोट्स क्यों बनाने, यानी हम किसी चीज को नोट्स बना के और किस तरह से अपन पढ़ाई के अंदर हेल्प लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं आज। तो सबसे पहले नोट्स बनाने की आवश्यकता क्यों है, यानी हम अपने हाथ से नोट्स क्यों बनाते हैं या किसी के दूसरे बनाए हुए नोट्स भी अपन काम में क्यों नहीं लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल देके मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि कुछ पर्वतारोही यानी माउंटेनेशियस लोग जा रहे थे पर्वत पे। तो एक आदमी था जिसके पास में एक पोटली थी और एक महिला थी जिसकी पीठ पे एक बच्चा बांधा हुआ था। तो उस आदमी ने सोचा कि इस महिला के जो बच्चा है वजन है इसमें, और इस वजन की वजह से ये महिला थक गई होगी। तो उसने उस महिला से कहा कि मैडम आप इस पोटली को उठा लीजिए और मैं आपके इस बच्चे को उठा लूंगी ताकि आपको बोझ महसूस नहीं हो। तो उस महिला ने शानदार जवाब ये दिया कि ये बच्चा मेरे लिए बोझ नहीं है, यानी उस बच्चे के साथ में उसके सेंटिमेंट्स रिलेशन थे, वो उस भावनाओं से जुड़ी हुई थी, इसलिए उसको बोझ नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार से आप अगर किसी दूसरे के नोट्स काम में लेते हैं तो वो आपको बोझ लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ से और कैसे भी नोट्स है तो वो आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग होगी और आपको रिवीजन के अंदर बार बार हेल्प करेंगे, और इससे आपकी पढ़ाई के अंदर जो दक्षता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब अगर आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो नोट्स को कैसे बनाना चाहिए, डिटेल में बनाना चाहिए या शॉर्ट में बनाना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि ऐसे तो सारी अगर किताबें लिखने बैठ जाएं तो किताबें कभी खत्म ही नहीं हो, यानी हम नोट्स को कहां से बनाना शुरू करें कि हमारा समय है वो दक्षतापूर्ण उसका उपयोग भी हो, प्लस हमें उसका एग्जाम के अंदर बेनिफिट भी मिले। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उठानी चाहिए स्कूल की बेसिक बुक्स, यानी जो शुरुआत की छोटी किताबें हैं जैसे एनसीईआरटी है या राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, उन किताबों से हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो जैसे स्कूल के बच्चे नोट्स बनाते हैं स्कूल्स की किताबों की, तो हम उस तरह से नोट्स नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन किताबों को टीचिंग मेथड से, यानी हमें स्वयं को एज ए टीचर बन के और इन किताबों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। सपोज दैट इन किताबों को आप पढ़ाते हैं और पढ़ा के और आप हर क्लास के टॉपर बन जाते हैं। चाहे आज की तारीख में आपकी पढ़ाई बहुत कमजोर है, लेकिन आपको अगर वापस छोटी क्लासों में एडमिट करा के और आपको अगर टॉपर बना दिया जाए तो आपकी जो बेसिक जहां पर कमजोरी रही है वो कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी। तो अब इन किताबों की शुरुआत कहां से करें। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल एकदम जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि आप जीरो से तब भी शुरुआत करें जब आपकी वोकेबलरी या छोटी मोटी स्पेलिंग या छोटी छोटी मात्रा ये सब की सब गलत आ रही हो, तब आप यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी इन क्लासों से शुरू करें और 5वीं तक पहुंचे, क्योंकि 5वीं तक की किताबों में बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। यानी आपका कहीं पे फॉन्ट खराब है, हैंड राइटिंग खराब है, तो आपको इनको प्रैक्टिस करके और पहले से 5वीं तक जो भी बच्चों के बीच में खाली लाइनें दे रखी है उनको प्रैक्टिस करके हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। छोटी मोटी वोकेबलरी यानी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सुधार सकते हैं। छोटी मोटी आपको अगर कोई शब्द कोश में कमी है तो वो पहली से लेके और 5वीं तक करके और सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको पहले से लेके और 5वीं तक की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। अब आपको अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आप कहां से पढ़ाई शुरू करें, तो इसका आंसर होगा कि आप 6th क्लास से शुरू करें। यानी आपके पास में 6 से लेके और अगर 12th की किताबें हैं और आपने कहीं पर भी स्कूल के बच्चे हैं, गली मोहल्ले के बच्चे हैं, तो आपने उनको अगर पढ़ाना शुरू कर दिया एज ए प्रोफेशनल टीचर, तो आप पहले 6th पढ़ाएंगे, 7th पढ़ाएंगे, 8th पढ़ाएंगे, 9th पढ़ाएंगे, 10th पढ़ाएंगे, 11th पढ़ाएंगे, 12th पढ़ाएंगे, तो आपका खुद का बेसिक है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब इस पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि आप एज ए टीचर की तरह काम करते हैं। तो टीचिंग के बारे में कहा जाता है कि वंस यू टीच मीन्स यू रिवाइज और लर्न थ्राइस, यानी एक बार पढ़ाते हैं तो अपन उस चीज को 3 बार सीखते हैं। कैसे, यानी पहली बार तो जब आप किसी बच्चे को क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो खुद तैयार करके जाएंगे, यानी आपकी पहले से पढ़ाई हो गई, खुद ने याद कर दिया। दूसरी बार जब आप बच्चों को क्लास में या कहीं पे पढ़ाएंगे
तो सामने बिल्कुल एकदम बोर्ड के ऊपर जब भी आपका एक्सप्रेशन होगा तो दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा, और तीसरी बार आप सोचेंगे, यानी पढ़ाने के बाद में आपके दिमाग में आएगा कि जो आपने पढ़ाया वो सही पढ़ाया या कुछ गलत पढ़ाया या कुछ कमी रह गई। तो इस तरह से आप एक बार पढ़ाने का मतलब है 3 बार सोचेंगे। अब इस पढ़ाने के दौरान आप बच्चों के टेस्ट लीजिए, यानी जिस तरह से आप स्वयं स्टूडेंट होते और आप दूसरे बच्चों को पढ़ाते, बच्चे कॉपी चेक करवाते, तो आप कॉपी चेक कीजिए। अब कॉपी चेक करने के दौरान आपको सेम जिस तरह से जो परीक्षा का माहौल होता है वो आपको साइमुलेशन यानी बिल्कुल हूबहू परीक्षा का माहौल मिलेगा। अब इस परीक्षा के माहौल का आपको किस तरह से उपयोग करना है कि आप स्वयं जैसे स्टूडेंट हैं और आपकी कॉपी चेक की जा रही है, तो ठीक आप दूसरों की कॉपी चेक करते हुए जो उम्मीद रखते हैं कि किस तरह से शॉर्ट में और एकदम सटीक उत्तर मिल जाए, वैसे के वैसे उत्तर आपको इन बच्चों को सिखाने हैं। इसके अलावा अपन उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करते समय देखेंगे कि किस तरह से ग्रामर का यूज करके, यानी अपन ग्रामर का यूज करते हैं और ग्रामर का यूज करके और हर एक क्वेश्चन के अंदर आधा पाव इस तरह से ग्रामर है, पंक्चुएशन मार्क्स है, सेमी कॉलम सेकंड, इस तरह से जो ग्रामर के पार्ट्स है उनका उपयोग करके और अपन किस तरह से मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आपकी खुद की प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगी। इस तरह से एक नॉलेज ऐसी चीज है जिसको जितना आप बांटेंगे उतना आपका खुद का नॉलेज है वो बढ़ेगा। और आप इस तरह से अगर 12th तक का अगर नॉलेज ठीक ठाक कर लेते हैं अच्छी तरह से, यानी एक टॉपर के स्टूडेंट के हिसाब से, तो आपकी बेसिक के साथ साथ में कई सारे सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के लिए, जैसे हिंदी इंग्लिश, इन दोनों की ग्रामर पार्ट है, इनका जो कंपोजिशन पार्ट है, इसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसे सब्जेक्ट तो आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी ये टॉपिक इतने तैयार हो जाएंगे कि आपको अप टू 12th करने से कंपटीशन लेवल का ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको जरूरत होती है कि भाई किस तरह से हायर नोट्स, यानी इस 12th की स्टैंडर्ड की पढ़ाई के इसके बाद में भी अगर आपको पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ें। तो इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको कंपटीशन निकालना है उस कंपटीशन से रिलेटेड आप अपना सबसे पहले सिलेबस लाइए। सिलेबस सेलेक्ट करने के बाद में आप उस सिलेबस के टॉपिक को हायर से हायर, यानी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड किताब है, उस किताब से किसी टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए और वहां से जाके और उस टॉपिक की एक 1 साइडेड फोटोकॉपी कराइए। यानी फोटोकॉपी 2 तरह की होती है, एक तो एक दोनों तरफ और एक तरफ, यानी एक आधा पेज खाली छोड़ दिया और एक तरफ आपने फोटोकॉपी करा दी। अब इस तरह से 1 साइडेड फोटोकॉपी कराने के बाद में आपने पूरा का पूरे बंच की आपने स्पाइरल बाइंडिंग करा दी, यानी आपने जो फोटोकॉपी कराई उसमें एक तरफ तो लिखा हुआ मिलेगा और एक तरफ आपको ऑटोमेटिकली खाली पेज मिल गया। अब इससे फायदा ये होगा कि आपको कहीं पर भी जो स्टफ है, सामग्री है, वो प्लस आपके नोट्स ये अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अब आप पढ़ाई को समेट रहे हैं। यानी इस तरह से आपको अगर एक बंच के अंदर तैयार करते हैं तो आपको कहीं पर भी अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो खाली जगह में लिखा हुआ आपका नोट्स पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये इस तरफ से दूसरी तरफ जो लिखा हुआ उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी अब आपको इस तरह से जो खाली पेज छोड़ा हुआ है उसमें आप क्या करेंगे और यहां पर जो आपने फोटोकॉपी कराई उसकी क्या करेंगे। ये जो आपने फोटोकॉपी कराई उसको आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहली बार डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में मार्कर का यूज करते हुए साथ में जो भी कीवर्ड्स यानी जो जो खास खास शब्द है, जैसे हेडिंग है, सब हेडिंग है, टाइटल है, खास एग्जाम्पल है या कोई आंकड़ा है, उसको कलर्ड पेन या मार्कर से उसको स्केच यानी अंडरलाइन कर लेंगे। अब उसके बाद में ये आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई और उसके बाद में सेकंड रीडिंग में क्या करेंगे, आप इस जो लेफ्ट साइड में आपके पास में खाली पेज है वहां पर इन जो कीवर्ड्स और हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल्स, इनका यूज करते हुए कोई आपका हाइपोथेटिकल, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज का डायग्राम हो, आप अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाइए
कार्टून बनाइए, उसका कैसे भी ग्राफ बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, पाई डायग्राम बनाइए, किसी न किसी तरह से आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको मॉडिफाइड करके और यहां पे लिखना होता है। तो इस तरह से आप खूब सारे जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपने कम से कम शब्दों के अंदर कन्वर्ट करके और यहाँ पे लिख लिया। अब ये आपके नोट्स है जिसको आप डिटेल में चाहो तो डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं और शॉर्ट में चाहे तो शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपके ये नोट्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के होते हैं।